नमस्ते छात्रों, ऑनलाइन निर्मल ज्ञान इस चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 10वीं में जो तीसरा पाठ है वाहारे हमदर्द। ये पाठ देखने जा रहे हैं। इसके जो लेखक हैं वो घनश्याम अग्रवाल जी है। घनश्याम अग्रवाल जी का जो हम परिचय देखेंगे तो 1942 में उनका अकोला में जन्म हुआ और घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई और अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग में ढालना आपके लेखन की विशेषता है। तो आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग कवि के रूप में लोकप्रिय हैं। तो उनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं उनकी कृतियाँ जो जैसे बोलेंगे हंसी घर के आईने है, ये हास्य व्यंग है। आज़ादी की धूम, आई एम सॉरी हास्य कविता संग्रह है और अपने अपने सपने ये लघु कथा संग्रह है। तो गद्य संबंधी वाहारे हमदर्द, इस गद्य संबंधी हम बात करेंगे तो ये एक हास्य व्यंग निबंध में एक लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है और हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायक बन जाती है यह बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है। तो उस दिन पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ गई। फिर भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया और या कार को गुस्सा आया तो यह निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। तो मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई और दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। तो हुआ क्या कि पूंजीवाद और समाजवाद की जो अर्थव्यवस्था है उस पर भाषण सुनकर जो लेखक है घनश्याम जी वो वापस आ रहे थे। तो वो जो भाषण सुनकर, भाषण का प्रभाव सुनकर साइकिल को अधिक जोश आया और कार को भी गुस्सा अधिक आया होगा। तो यह कह नहीं सकते, ऐसे लेखक कह रहे हैं, किंतु मेरी साइकिल और वो कार जब करीब आए तो विरोधी की तरह, दुश्मनों की तरह क्या हो गए, एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। फिर लेखक को लगा कि मैंने खामोखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। फलस्वरूप मुझे क्या मिला, मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है। फिर दुर्घटना होने के बाद क्या हुआ, लेखक ने फिर यहाँ पे व्यंग किया कि देखो इतना होने के बाद भी क्या है, इंसानियत कायम है और यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। यानी जब उनका एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई तो उनको अस्पताल पहुंचाने के लिए कुछ लोग वहाँ पे दौड़े। फिर आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया और इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आँख खुली करते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई और मैंने कहराते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? हाँ, आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। यह चेहरा इतनी तेज़ी से जवाब देता है कि लगता है मेरे होश आने तक वह इसीलिए रुका है कि जब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ तो मेरी एक टांग अपनी जगह और सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली पर के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। तो मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना। यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना और सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं काँप उठा और अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है। फिर यदि तो
अस्पताल वैसे एक खतरनाक शब्द होता है, यदि उनके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो कि आत्मा से परमात्मा का क्या हो गया, मिलन हो गया। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना क्या है, दुर्घटना है। तो इस तरह से उन्होंने वहाँ पे व्यंग किया। फिर टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई थी जो हमदर्दी जताने मुझे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। जितने मरीज को खास ज़रूरत होती है जनरल वार्ड को, तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर तकलीफ़ दे सकते हो, परंतु प्राइवेट वार्ड में क्या होता है कि यह खुला निमंत्रण है कि यह मेरे, तो होता था क्या कि जैसे ये मेरे परिचय तो कि रिश्तेदारों की मित्रों, आओ जब भी चाहे तब आ जाओ, जितनी देर बैठना है उतनी देर बैठो, कोई बंधन नहीं। अपने सारे बदले लेने की यही वक्त है, यानी बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी, यानी दोनों बातें जो है वो अस्पताल में जो मिलने आते हैं लोग, तो दोनों वो काम उनसे हो जाते हैं। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी अभी टूट गई। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिसकी टांग या कुछ और टूटने पर मैंने कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब मैं अपना एहसान चुकाऊं। इसकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। यानी हुआ क्या था कि जब लेखक की टांग टूटी तो सबसे मिलने वाले में उनके जो दोस्त थे वो लोग आए थे, और जिनकी टांग या कुछ टूटा था तो वो आए थे। तो एक एहसान चुकाने आए थे और हमदर्दी जताने आए थे, और उससे ये भी साबित करना चाहते थे कि देखो बेटा, ऐसा वक्त सभी पे आता है। तो इस तरह से घनश्याम जी अग्रवाल ने कैसे व्यंग, एक दुर्घटना में कैसे व्यंग किए, किस प्रकार से ऐसे व्यंग से हमें गुजरना पड़ता है, ये सब बातें यहाँ पे उन्होंने हमें बताई। फिर दर्द के मारे एक तो मरीज़ को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले का जगह देते हैं, यानी मिलने वाले लोग जो आते हैं वो उनको कहीं नींद लेने नहीं देते। खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं, इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, यह सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। हाँ, ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। तो एक दिन क्या हुआ कि लेखक को नींद आती, मीन्स मरीज को नींद तो नहीं आती लेकिन थोड़ी बहुत आती है, तो क्या होता है, कोई ना कोई उनको मिलने का बहाना लेकर आ जाते हैं और उनकी नींद खराब कर देते हैं। तो लेखक ने एक दिन सोचा कि मैं चुपचाप पड़ा रहूँगा, मैं बिल्कुल किसी से बात नहीं करूँगा, मैं आँख नहीं खोलूँगा। लेकिन क्या हुआ, उसी दिन ऑफिस के एक बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैं उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। तो अंततः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को ज़ोर से दबाया। तो मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आँख खोली तो मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। तो इस तरह से ये जो मिलने वाले लोग आते हैं और किस तरह से हमारे मजाक करते हैं, यह व्यंग यहाँ पे उन्होंने हमें बताने की कोशिश की है। तो मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। फिर मोहल्ले वाले की बात बताइए, किस तरह से मोहल्ले वाले आते हैं। हाँ, फिर उन दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो बेटा चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था कि जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता, ये देखो बंदर। हाँ, यानी कहने का तरीका जो था सोनाबाई का वो कुछ अलग था कि ये देखो चाचा जी, यानी
चिड़ियाघर में जब जाते हैं हम और बोलते हैं कि देखो देखो बेटा वो बंदर है, ये वो है, ऐसे नहीं क्या। तो उस तरह से उन्होंने उनको दिखाया कि ये देखो चाचा जी। बच्चे खेलने लगे, एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रफ रफ की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया तो क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लट रही रेती की थैली के पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। यानी इस तरह से वो जो सोनाबाई की लड़के आए थे वो एक क्या कर रहा था, एक छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी, तो एक कुर्सी पर चढ़ा, दूसरा मेज पर चढ़ा, है ना, और चौथा क्या करने लगा, वो जो लेखक की टांग लटकी हुई जो रेत की थैली थी वहाँ पे बॉक्सिंग करने लगा। तो मैं इतने इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा और फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े लाओ, दवा गिरना शुभ होता है, दवा गई समझो बीमारी गई। तो फिर इसके 2 घंटे बाद जो सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊँगी, मैं भीतर तक काँप गया। यानी लेखक को बहुत ही ये डर महसूस हुआ कि अरे बाप रे, फिर से आएंगे, फिर से क्या करेंगे, क्योंकि 4 बच्चे इतने शैतान, तो उनको बहुत ही डर लगा। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वो लोग जो रिश्तेदार जो कुछ गाँवों से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी और उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औदा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ तो उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आँख मिलाई तो एकदम चुप हो गया और फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं, गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। अच्छा भाई माफ़ करना, कहकर वो चला गया। अरे अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। तो इस तरह से किस तरह से लोग हमदर्दी जताने आते हैं, ये सब एक हास्य चित्र या व्यंग हम या इस लेसन में हम देखते हैं कि कैसे कैसे लोग होते हैं और कैसे कैसे अपनी हमदर्दी यहाँ पे जताते हैं। तो मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे भी दे दिए थे। यानी हुआ क्या था कि जल्दी जल्दी में वो आया रोते हुए, तो लेखक के पत्नी को लगा कि वो क्या है, इनके रिश्तेदार है, इसीलिए उसने क्या किया कि उस टैक्सी वालों को पैसे भी लेखक के पत्नी ने दे दिए। फिर हमदर्दी जताने वाले में से लोग ज़रूर आएंगे जिसकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि है, उनका नाम है श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से ही देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में छोला दबाए आ पहुँचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। यह कह छोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। असम की राजधानी है शिलांग। मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। कविता सुनाकर वे मुझे
ऐसे देखते रहे थे मानो कि उनकी एक आँख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आँख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से उनको क्या किया, उन्होंने विदा किया। अब मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर मुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो ज़रूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई परिचित ना हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। तो इस तरह से वार हमदर्द इस लेसन से घनश्याम जी ने हमें एक करारा व्यंग करते हुए यहाँ पे हमें बताया है कि हमदर्दी जताने वाले लोग जो है वो किस तरह के होते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारे हमदर्द ये लेसन यहाँ पे समाप्त हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को हमेशा लाइक करके फॉरवर्ड भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जो दोस्त है, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको फॉरवर्ड करना बिल्कुल नहीं भूलिए। और आपके कोई सजेशन होंगे तो वो भी कमेंट्स द्वारा मुझे बता सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।